IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के मंच पर अब हमारे साथ में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले ऐसे स्तंभ हैं जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। उन्होंने अपने कैंपस को आज इतना सशक्त बना लिया है, इतना समृद्ध बना लिया है और भविष्य के लिए मैं कहूँगा इतना प्रो कर लिया है कि आज हर बच्चा इन कैंपस में जाने के लिए आतुर है। बहुत ही जो परिष्कृत, जो हम कह सकते हैं टैलेंट हमको मिल रहा है, इसमें आपकी संस्थाओं का बड़ा योगदान है। तो जोरदार तालियों से मंच पर हम स्वागत करते हैं प्रशांत जैन जी का। द सेज ग्रुप से प्रो चांसलर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। डॉक्टर रवि प्रकाश दुबे जी हैं, आप वाइस चांसलर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल। और अनुज गर्ग जी हैं, डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट LNCT यूनिवर्सिटी। नमस्कार सर, आपको भी बहुत स्वागत है। द सेज ग्रुप से हम शुरुआत करते हैं। जैन साहब, जिस अंदाज में सेज ग्रुप ने शुरुआत की, सीधे बड़े डायनेमिक बच्चे और एक ऐसे बच्चे जिसको हम कह सकते हैं कि जो किसी भी क्षेत्र में जहां जाना चाहते हैं उसमें लीडर बने, उसमें पहले दिन से ही हम कहें कि एक प्रोग्रेसिव कैंडिडेट के तौर पर दिखाई पड़े, उसकी तैयारी आप करवा रहे हैं। तो क्या एक्स्ट्रा है जो क्यूरिकुलम से हट के हम उनको दे रहे हैं? पहले तो आप सभी को सेज आनंदम। एक्चुअली जो हमारे चेयरमैन हैं, जो हमारे चांसलर साहब हैं इंजीनियर संजीव अग्रवाल सर, उनका विज़न ही बहुत क्लियर है। अगर आप हमारा टैगलाइन देखेंगे तो दो ही टैगलाइन हमारे उसमें, अगर आप एजुकेशन में जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू योर प्रोफेशन। आज के टाइम में यही है कि जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई तो उसमें उन्होंने यही डाला कि एक कैसे बच्चे के जो शौक हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में तो हमेशा होता था कि बोल दिया जाता है कि ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये CA बनेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि अगर बच्चे की ख्वाहिश है कि उसे कलाकार बनना है लेकिन साथ में इंजीनियर बनना है और गायक बनना है, तो दोनों को मिक्स करके अगर हम करते हैं तो वो हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सेज ग्रुप हमेशा उस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए तत्पर रहता है। अगर मैं कहूँ RNTU, ये रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, इसको भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपका काम भी आज सारे देश में ऐसे टैलेंट को प्रोड्यूस करना है जो इंडस्ट्री के लिए पहले दिन से वो कार्य कर सके जिसकी इंडस्ट्री डिमांड करती है। तो ऐसी क्या बात है डॉक्टर रवि प्रकाश दुबे जी, जिसको हम कहते हैं कि गुणवत्ता और रोजगार परक शिक्षा? क्योंकि शिक्षा तो हम पहले भी दे रहे थे, हायर एजुकेशन दे रहे थे, लेकिन पिछले 10 सालों में और आफ्टर कोविड जैसे इंडस्ट्री ने रिएक्ट किया है नए टैलेंट को लेकर के, और नए टैलेंट ने जिस तरह आजकल अपने करियर को देखना शुरू किया, आपको लगता है कि जो 2 दशकों का चेंज था वो अचानक सडन आ गया? जी, जहाँ तक आपने विश्वविद्यालय की बात करी, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो इसके फाउंडर हैं आदरणीय श्री संतोष चौबे जी, जो कि एक शिक्षाविद हैं और सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं, और वो हिंदी के क्षेत्र के बड़े प्रख्यात लेखक भी हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, कवि हैं। तो उसका प्रभाव विश्वविद्यालय पे दिखाई पड़ता है। और मैं ये कहूँगा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन का दौर है, बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। जिस तरह से AI आया है और उसने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी एक क्रांति ला दी है, तो विश्वविद्यालय पूरी तरह से सजग है। और AI को लेकर हमने जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं कि पूरे विश्वविद्यालय को एक तो AI इनेबल्ड किया है, विशेष करके जो सारा जो सिस्टम है ERP सिस्टम, वो AI इनेबल्ड हुआ है। इसके साथ साथ जो वहाँ की फैकल्टी है, जो स्टाफ है, उन्हें भी ट्रेनिंग देकर उनकी जो है काफ़ी उनको ट्रेन किया जा रहा है। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वो अवेयर हो रहे हैं AI से। और तीसरा जो है कि जो करिकुलम में हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया है सभी स्ट्रीम में, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, सभी में AI को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि हर एक छात्र जब वो ग्रेजुएशन होकर बाहर निकले तो वो कम से कम AI से अवेयर रहे और वो उसमें काम कर सके। विशेष करके जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, इंजीनियरिंग है, साइंसेज है, उन सभी में हमने इंडस्ट्री एम्बेडेड प्रोग्राम शुरू किए हैं। यानी उसमें कुछ इंडस्ट्री पार्टनर उसमें हैं, जैसे IBM है, गूगल भी है, सिमेट्रिक्स है, L&T है, ऐसे तमाम जो इंडस्ट्रीज़ पार्टनर हैं उनके साथ मिल के हमने करिकुलम को डेवलप किया है और वो हम अपने नए स्टूडेंट्स को जो है
वो प्रोवाइड करा रहे हैं। जी। इसी तरीके से अनुज गर्ग जी, उनसे भी मैं पूछूंगा कि आपके कैंपस को लेकर थोड़ी सी स्टडी जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो हमने किया, और हमको बहुत सी कंपनियों की तरफ का जो फीडबैक मिला कि इंडस्ट्री रेडी हमको जो मटेरियल चाहिए, ख़ास तौर पर वो बच्चे, जैसे आज हमारे सामने बहुत सारे होशियार बच्चे यहाँ बैठी हुई हैं, इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि उन्हें किस क्षेत्र में जा कर के अचीव करना है, लेकिन इंडस्ट्री को इनसे क्या चाहिए ये आप कैसे बच्चों को बता रहे हैं? क्योंकि आज की तारीख में बच्चे सेलेक्ट अगर हो जाएं तो कुछ सालों में जाकर वो यूज़लेस हो जाते हैं, ऐसा हमारा नहीं कई कंपनियों का अपना रिपोर्ट। लेकिन आपके बारे में रिपोर्ट कार्ड में ये है कि साहब यहाँ से इंडस्ट्री रेडी बच्चे हमको मिल रहे हैं, तो कैसे बनाते हैं आप? धन्यवाद। मतलब एलएनसीटी से आपने ये प्रश्न पूछा, आपने एक फीडबैक लिया। तो जो स्टूडेंट्स 12th करके आगे कॉलेज में जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको यहाँ बुलाया गया है बिकॉज आपके नंबर्स अच्छे हैं। सो यू वर चेक्ड, यू वर वेरीफाइड एंड देन यू वर कॉल्ड इनटू, आपको इस जगह पे बुलाया गया है। इसी तरह से अगले 3 साल 4 साल बाद फिर आपका पुनर्मूल्यांकन होगा। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज से जो आप उसकी जो बेस्ट ले सकते हैं। हमारे साथ जो भी सब कॉलेजेस हैं वो मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट कॉलेजों में से हैं। एलएनसीटी की जहाँ तक बात है तो एलएनसीटी ने शुरू से अपनी इंडस्ट्री टाइप्स को स्ट्रॉन्ग रखा, और हम लोगों ने ये माना है कि आपकी एक जिम्मेदारी है। हम जब किसी स्टूडेंट को लेते हैं तो उसके माता पिता हमारी और बहुत उम्मीदों से देखते हैं कि ये हमारे बच्चों को चेंज कर पाएंगे। और एलएनसीटी सबसे पुराना कॉलेज होने के कारण उसमें कई चीज़ों में लीड लेता है। तो हम पहले दिन से ही सर अपने कोर्सेज में वैल्यू एड कोर्सेज देते हैं, जिसमें एक बच्चा अलग अलग स्तर से आता है, उसको एक जैसा ट्रीटमेंट ना देके जिसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, वहाँ उस पर ज़्यादा काम होता है। और हमारे सबसे स्ट्रांग है हमारा ट्रेनिंग का जो फाउंडेशन है। जो आज आईटी कंपनीज एआई की बात होती है तो वो सब एक फुल स्टैक पे डेवलप्ड होता है। तो हमारे यहाँ जो ट्रेनर्स हैं वो विप्रो, इन्फोसिस के द्वारा फुल स्टैक पे सर्टिफाइड हैं। तो जो मेरी 25 या 30 ट्रेनर्स की टीम है सर, वो ऑलरेडी कंपनियों के द्वारा ट्रेनिंग लेके सर्टिफाइड होके फिर वो बच्चों को आज की जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं। तो उसका थोड़ा सा एज डेफिनेटली मिलता है, और वो बच्चों को एक कॉन्फिडेंस देता है। देखिए ये सब एक कॉन्फिडेंस की बात है कि आप आने वाली कोई भी चीज़ को फिर से कैसे, अगर वो एआई आज है, हो सकता है 10 साल बाद 5 साल बाद कुछ नया आएगा, आप रेलेवेंट कैसे रहें। जो मंत्री जी ने कहा कि आउट ऑफ कोर्स अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको भी हैंडल करने का कॉन्फिडेंस एलएनसीटी आपको सिखा देगा। एक इम्पॉर्टेंट बात जो सर हम सेज के बारे में देखते आए हैं कि द सेज ग्रुप ने हमेशा रिसर्च वर्क को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, नए प्रयोगों को करने का जोखिम मोल लिया है। इसी तरीके से आपके कैंपस में जब हम पिछले साल आए थे इन्हीं बच्चों के बीच में, टैलेंटेड बच्चों के बीच में, तो आपने बताया था कि हम ऐसे रिसर्च वर्क कर रहे हैं जिसे नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर हम बच्चों को भी शोकेस कर रहे हैं और इस सोच को भी शोकेस कर रहे हैं कि अब भारत रिसर्च के मामले में छोटे छोटे राज्यों से भी उठकर आगे बढ़ रहा है। कितनी कामयाबी मिली, कुछ उपलब्धियां हो जो आप शेयर करना चाहें, कुछ प्लानिंग हो जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं शेयर करना चाहें, इतने स्टूडेंट्स हैं। बस मैं तो यही बताना चाहूँगा बच्चों को कि जो सेज ग्रुप है वो हमेशा अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बहुत ही हैंड होल्डिंग करता है। क्योंकि नॉर्मल टीचिंग और नॉर्मल पढ़ाई के लिए तो बहुत सारे बच्चे आते हैं और बात करते हैं, लेकिन हम जो रिसर्च को लेके एक हमारा जो विज़न है उसको बड़ा क्लियर रखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जब तक बच्चे प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल टीचिंग तो आजकल मोबाइल पे अवेलेबल है, आजकल आदमी इंटरनेट पे पढ़ लेगा, उसे सब कुछ है, जितने कोर्स पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वो पढ़ के उससे ही पास हो जाता है। तो पास होना, ये तो बहुत ही होशियार बच्चियाँ बैठी हैं, तो पास होना तो अब इनके लिए बहुत बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अब इनके लिए इनोवेशन, नवाचार, वो क्या करना है, तो उसमें सेज ग्रुप हमेशा कहीं ना कहीं बच्चों को जो सीड मनी से लेके हैंड होल्डिंग तक पूरी करते हैं हम। अभी अगर आप देखेंगे, जब हमारी पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, अभी हमारे कम से कम 550 से ऊपर बच्चों ने इस साल जो एल्सवेयर और जो कि बड़े बड़े जर्नल्स हैं उनमें पेपर पब्लिश किए। अच्छा। जो कि पहले सिर्फ टीचर्स करते थे या बड़े बड़े रिसर्च एसोसिएट करते थे, अब वो स्टूडेंट्स ने अपने पेपर पब्लिश किए, और जिनका इम्पैक्ट फैक्टर तो हाईएस्ट एक का 8.6 तक है, जो स्टूडेंट का पेपर है, जो कि
कहीं ना कहीं वो क्योंकि काम सीख रहा है, उसे लग रहा है कुछ नया करना है। तो सर ने भी जैसे बोला कि इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं और आजकल स्टार्टअप्स हैं, तो ये सारी सब चीज़ें हर विश्वविद्यालय जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, और हम भी उसमें थोड़ा सा एक अलग इनपुट डालते हैं, क्योंकि जो हमारे चांसलर सर हैं संजीव अग्रवाल जी और हमारी दोनों एमडी मैडम है शिवानी एंड साक्षी अग्रवाल, वो दोनों इतना तेज हैं क्योंकि वो अभी नई जनरेशन है, ट्रांसफॉर्मिंग है, तो वो अपने आप को बोलती है कि हाँ इन बच्चों के साथ में रख के कि अंकल ऐसा करना चाहिए अपने को। तो वो जो चेंजेस किए, तो आज हमारे पास इस साल हमने 550 पेटेंट किए हैं, 550 पेटेंट हमारे सबमिट हो गए और उसमें से करीब 100 से ऊपर ग्रांट हो गए। तो यही बताता है, और उसमें आप मानेंगे कि मैक्सिमम में स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है। तो यही एक सेज ग्रुप की जो सोच बताता है कि कहीं ना कहीं आज हमारा जो भारत देश का भविष्य है, पूरा जो आज देखें वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में है। मैं यहाँ पर आप लोगों के बिहाफ में बहुत सारे सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि कंपनियाँ चाहती क्या हैं आज की तारीख में। हालांकि इन बच्चों के लक्ष्य कुछ अलग हो सकते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में जाने से ज़्यादा हो सकता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, क्योंकि देश की सरकार प्रमोट कर रही, प्रदेश की सरकार प्रमोट कर रही, रिसर्च वर्क में जाना चाहते हैं बच्चों। अब आपके पास में एक माइक लेकर हमारे प्रतियोगी जितने भी परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास में एक ये मौका रहेगा कि आप भी चाहें तो कुछ सवाल यहाँ मंच पर बैठे हुए जो हमारे एक्सपर्ट हैं इनसे पूछ सकते हैं, करियर के रिगार्डिंग या किसी भी तरह के कंपटीशन से रिलेटेड। अगर आपको लगता है कि ये सवाल आपके लिए ज़रूरी है तो आप पूछ सकते हैं। अपने हाथ आप खड़े कीजिए मेरे सहयोगी। हाँ, अपना नाम बताइएगा बेटा और सवाल पूछिएगा। हेलो सर, मेरा नाम दीपाली तायड़े है और मैं बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा बेसिकली ये क्वेश्चन है आपसे कि हमारे इंडिया में एक फैक्ट है और हम कह सकते हैं कि एक मिथ है कि जो बच्चे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ क्रैक करते हैं और जो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आईआईटीज़ एनआईटीज़ का रेशो बहुत कम होता है, बहुत कम ही बच्चे उसमें सिलेक्ट हो पाते हैं, तो ऐसा इम्पॉर्टेंट है क्या कि वही बच्चे आगे जाएंगे और जो बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हैं वो आगे नहीं जा पाएंगे, या वो उनका मतलब अच्छी प्लेसमेंट नहीं क्रैक कर पाएंगे, या अपना खुद का एआई स्टार्टअप नहीं खोल पाएंगे? एक वक्त था सर जब ये मानते थे जो पीईटी पीएमटी ना कर पाए वो लाइफ में क्या कर पाएंगे, फिर आया कि साहब आईएएस ना बन पाए तो क्या कर पाएंगे। अब ये नया आज की तारीख का है, आईआईटी एनआईटी या फिर नीट क्लियर ना कर पाए तो क्या कर पाएंगे। देखो बच्चों, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले आपको ना ये देखो, आज जो बम्बार्डिंग हो रही है ना आपके मोबाइल पे, इतनी सारी चीज़ें, ये करने हैं वो करना है, तो आप मतलब पहले ये देखें कि आपको क्या अच्छा लगता है। जो आपको अच्छा लगता है उसको आगे बढ़ाएं, उसको लेके सोचें, आगे चलें। और ये नहीं होता है कि मतलब आईआईटी में जाने पे या आईएएस होने पे ही सफल कहलाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये तो डिपेंड करता है कि आप के अंदर आप बहुत अच्छा कुछ वायलिन बजा सकते हैं, हारमोनियम बजा सकते हैं, वो भी आपको आगे ले जा सकता है, प्रसिद्धि दिला सकता है, नेम फेम सब कुछ कर सकता है। तो ये तो कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि ये हम सोसाइटी में भी एक गलत धारणा है, पेरेंट्स भी बैठे हैं, बड़ा प्रेशर डालते हैं कि अगर बच्चे को आईआईटीज़ में नहीं हुआ तो ज़िंदगी बेकार है। ये सब बकवास है, कुछ नहीं। आपने चेतन भगत का नाम सुना है ना? वो राइटर हैं बहुत बड़े देश के, बहुत उन्होंने किताबें लिखी हैं, उनकी किताबों पे फिल्में बनी हैं। और वो क्या थे, आईआईटी में गए, इंजीनियर बने, उसके बाद उन्होंने आईएम में किया, मैनेजमेंट किया, लेकिन वो सब छोड़ के वो लिखने लगे, उनका इंटरेस्ट था। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, ये पेरेंट्स देखें कि बच्चों के अंदर कौन से, जो भी वो करते हैं उसे प्रोत्साहित करें। हो सकता है बहुत अच्छे लीडर बन जाएं आप। एक पॉइंट में और एक छोटी सी एक बात आपको बता रहा हूँ, जहाँ बेटा ये सोच है जिसका जिक्र आपने किया कि जो आईआईटी में नहीं गया, जो एनआईटी में नहीं गया, जो टॉप मोस्ट संस्थाओं में नहीं गया, उसका कुछ नहीं हो सकता। वहीं आज एक इंस्टाग्राम जनरेशन भी है जो ये कहती है कि कमाने के लिए, अच्छा करियर बनाने के लिए इन सब की ज़रूरत ही क्या है। आपको टैलेंट है तो आप अपने रील से भी बहुत सारा कमाते। सोच दो तरह की है, लेकिन हम और हमारे लिए क्या सूट करेगा, हम किस चीज़ के लिए बने, ये डिसाइड आई थिंक आपको और आपके जो गाइडेंस करता है, जो आपको जानते हैं, जो आपकी जनरी को जानते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे, आपको बता पाएंगे। और सबसे बड़ा जजमेंट आपके अंदर से आएगा खुद से कि आपको खुद क्या करना है। जी, यहाँ से एक सवाल आने वाला था। जी प्लीज़। Good evening, sir. Sir, Good evening. I'm Tahira Merchant from Alirajpur.
राइट नाउ आई एम परसुइंग सीए और मुझे ये जानना है, एज सीए इज़ अ वेरी टफ एग्ज़ाम, तो उसके लिए हमेशा बैकअप प्लान रेडी रखना ही चाहिए, तो वो बैकअप प्लान मैं कैसे रेडी रखूँ? चलिए, सीए कर रहे हैं, बैकअप प्लान की ज़रूरत क्या सबको है? अच्छा सवाल है। देखिए बेटा, आजकल तो जो है ना सीए के साथ में पहले बहुत होता था, अब लेकिन सीए के साथ में बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हो गए। जैसे कि पहले आप सीए करते रहते थे, तो अभी साथ में आप ग्रेजुएशन भी कर लोगे, और उसी ग्रेजुएशन के साथ में अगर आप साथ में चाहेंगे तो करस्पॉन्डेंस आपके जो को फाउंडेशन के बाद आप अपना ग्रेजुएशन करेंगे, और उसके बाद जब फाइनल आपका ग्रुप आएगा तब आप पीजी भी कर सकते हैं। तो हमेशा मैं तो हर सीए के बच्चे को बोलता हूँ कि जब भी आप सीए कर रहे हो तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंटिन्यूटी में करना। नहीं तो बहुत सारे बच्चे एक ही गलती करते हैं सीए में कि वो सीए के ग्रुप्स की तैयारी तो करते रहते हैं लेकिन अपनी बेसिक डिग्री पे काम नहीं करते। और भगवान ना करे, क्योंकि अब तो काफ़ी परसेंटेज बढ़ गया है, 22-23% तक सीए बच्चे बनने लगे हैं, लेकिन कहीं अगर नहीं बन पाए तो हमारे पास डिग्री नहीं रह पाती। और जब डिग्री, क्योंकि वैसे बहुत ज़रूरी अब नहीं बची है, लेकिन फिर भी एंट्री लेवल के लिए अपन बोलते हैं ना, एक पास टिकट होता है, और अब लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास बहुत सारे एफसीए के कोर्स हैं, आका के कोर्सेज हैं जो कि सीए इक्विवेलेंट हैं। बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो दूसरे कोर्सेज करती हैं जो चार्टर्ड अकाउंटिंग के रूप में ही रहते हैं, लेकिन वो सबके नाम अलग रहते हैं। तो आप अकेले डिपेंडेंट नहीं हो। आप पहले तो एक सीए होता था और आप रह जाते थे, और कंपनी सेक्रेटरी तो उसके साथ में है ही है जो साथ में निकल जाता है। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, इतनी सारी अब आपके पास चीज़ें हैं, तो आप कभी भी उनसे के कारण रुकोगे नहीं, बस आगे चलते चलिए। एक छोटी सी बात अगर आप लोग अलाउ करें तो, एक नीट का बड़ा वातावरण है, और नीट एग्ज़ाम का जो हाल है, स्पेशली अभी जो मौजूदा सिनेरियो चल रहा है, वो कम से कम 100-150 लोगों ने ये सवाल पूछा होगा, और हमने कोशिश की इसका जवाब पहुंचाने की, कि ऐसे समय में बच्चों की पूरी ऊर्जा को आप कैसे एक जगह ला पाएं जब वो पूरे सिस्टम पर शक करने लगे। मैं चाहूँगा दुबे जी आपसे शुरुआत करें। क्या समझाएं बच्चों को, पेरेंट्स को क्या समझाएं? अब इसमें एक तो आपने ये बात कही कि ऐसी घटनाओं से बच्चों का मनोबल गिरता है, और इसके दोषी हम अब खुद को ही मान सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, खास करके मैं पूरे एजुकेशन सिस्टम को कहूँगा कि जो एक भारत की एक बहुत कहना चाहिए एक क्वालिटी थी, गुण था, कैरेक्टर, चरित्र निर्माण, उसमें बहुत गिरावट आई है। हम देखते हैं जो जिसकी जिम्मेवारी है वो उससे पूरी तरह क्यों नहीं निभा पा रहा है, ये सिस्टम का फेलियर है। इसका अर्थ ये है कि हमारी शिक्षा में ही फॉल्ट है, उसमें ही कमी है, जो हम उस तरह से बच्चों को ट्रेन नहीं कर पा रहे, उनका कैरेक्टर नहीं बना पा रहे, जो आगे चल के उनको बड़े बड़े काम, उनके बड़े बड़े उनकी जिम्मेवारियां संभालते हैं, और फिर वो इस तरह की घटनाएं घटती हैं जो फिर से सबको एक तरह से उद्वेलित कर देती हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे जो इसके अगर मूल में जाएं तो हमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने शिक्षा में, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, चरित्र निर्माण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, तभी हम आगे चलकर इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं, उसमें कमी आ सकती है। कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, और ऐसे ही जब सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो कि थोड़ा सा गड़बड़ कर देती हैं, कुछ ही लोग रहते हैं लेकिन वो एक पूरे सिस्टम को ख़राब करने के उसमें आ जाते हैं। तो मैं तो हमेशा बच्चों से एक ही बात बोलूँगा, ये छोटे मोटे दचके तो आते ही रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम गाड़ी में चढ़ते हैं तो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आते हैं, आपने देखा होगा बहुत तरह के स्पीड ब्रेकर बनते हैं। वो सिर्फ इसीलिए बनते हैं, जो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी नींद में हो तो झटका लगे तो आप सजग हो जाओ, क्योंकि हमें आगे और तेज़ी से जाना है और बड़े बड़े मुकाम हमें हासिल करने हैं। तो छोटे मोटे दचकों से कभी बेटा रुकना नहीं। क्या बात है जी। और कोई बच्चा जो पूछना चाहे? हाँ जी प्लीज़। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आई एम खुशी राय, आई एम स्टेट टॉपर, एंड बीइंग अ स्टेट टॉपर लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम हमेशा बेस्ट परफॉर्म करेंगे, और एक कांस्टेंट प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि हम हमेशा सबसे आगे रहेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। तो उस प्रेशर को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और कैसे उस प्रेशर के साथ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं? मैं एक छोटी सी बात पूछूं उसके पहले। जी सर। आपको ये जो नंबर 1 का एक जो आप कह रहे प्रेशर है,
आपको खुशी इसमें ज़्यादा होती है या जिम्मेदारी ज़्यादा फील होती है या डर ज़्यादा लग रहा है? सर डर तो नहीं लगता है, मुझे खुशी होती है और एक जिम्मेदारी भी लगती है कि अब मुझे हमेशा मतलब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ही देना है इस तरह बस तो से। ये बैलेंस आप बना के आगे बढ़ते जाइए। आई थिंक आपको और ऐसी नई नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं, जी। आपके शोल्डर्स पर आने वाली हैं। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, हर टॉपर बच्चा जानता है। अगर आपने एक बार सेट कर लिया है, अब आप उसके नीचे आएंगे, ये ना आपसे आपका परिवार एक्सपेक्ट करेगा, आप स्वयं अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जी तो ये एक तरह से अच्छा है, लेकिन आप प्रेशर डीलिंग के बारे में ज़रूर दुबे जी। बेटा प्रेशर तो लेना ही नहीं है ना, प्रेशर की बात ही मतलब मत। सर ये कहना बहुत आसान है सर। हाँ नहीं ठीक है, उसके लिए क्या करो कि आप जो है अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे थिंकर्स को पढ़ो, थोड़ा सा आप दूसरे जैसे जो आपका सब्जेक्ट है उससे हट के चीज़ें पढ़ें तो आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। और दूसरा ये मान के चलो कि थोड़ा सा जैसे जैसे ज़्यादा पढ़ते जाओगे तो आपकी बुद्धि डेवलप होगी, आप समझ पाएंगे चीज़ों को। अभी हम अंतिम सवालों की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, तो एक एक सवाल बस मैं ले पाऊंगा। हाँ जी, एक यहाँ से ले लेता हूँ, एक यहाँ। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अवनी गोहिया है और मैं नर्मदापुरम से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम सब ने अब 12th पास कर चुके हैं और हम कॉलेज जाएंगे और मैं इंजीनियरिंग करूँगी अब, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 4 साल अब मेरे हैं तो मैं कॉलेज में अपने आप को कैसे मतलब इम्प्रूव करूँ, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए क्या करूँ, और साथ ही अगर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो मैं कैसे बैलेंस करूँ अपनी पढ़ाई को, और माइंडसेट मेरा कैसे मैं बेटर बनाऊँ। बेटा अभी तो मैं जैसे बोल रहा हूँ ना कि अगर आप अब जैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन लोगे तो अब आपको कुछ सोचने की और करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप वहाँ के ऑटो फ्लो में आ जाओगे अपने आप। जैसे कि अनुज सर ने भी बताया था कि आपको डे 1 से, जैसे मैंने बोला ना, जैसे अगर आप हमारे संस्था में आते हो फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको डे 1 से आपका साइकोमेट्रिक एनालिसिस हो जाएगा, आपके सारी सब चीज़ें हो जाएंगी, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप कैरियर में क्या सोच रहे हो, आपको क्या बनना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको जॉब सीकर बनना है, जॉब गिवर बनना है, या आपको कुछ और करना है, आपको आईएएस जाना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, या कुछ और आपने थॉट लिया होगा तो वो करना है। तो जिस दिन आपका पहले ही जब एनालिसिस हो जाएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा, तो अपने आप आपको जो है कि आपके प्लेटफॉर्म्स बन जाएंगे, आपको बन जाएगा कि इस पायदान पे आपको क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, 5th में क्या करना है, लास्ट में क्या करना है, आपको किस किस स्किल पे वर्क करना है। वो आपके विज़न के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने क्या सोचा हुआ, आपको क्या करना है। तो अभी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है ना, अब इतने ज़्यादा एडवांस हो गए, इतने ज़्यादा स्टूडेंट सेंट्रिक हो गए, और हमेशा जो स्टूडेंट फर्स्ट की सोच लेके बैठते हैं, उनका एक ही काम है कि कैसे भी जो स्टूडेंट वहाँ आ रहा है उसको हम ऐसा बना दें कि वो खुद का नाम तो रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करे, और साथ में हमारी संस्था का नाम भी रोशन करे। मुझे सेशन को यहाँ आप लोगों की अनुमति से खत्म करना होगा। जोरदार तालियां, शानदार लगातार तालियां हमारे पैनलिस्ट के लिए। देखिए, हम 3 संस्था प्रमुखों को लाए, उनके संस्थान में क्या नया चल रहा है, क्या नई बातें ऐड हुई हैं इस 1 वर्ष के दौरान, इस पर चर्चा करने। लेकिन बहुत कुछ ऐसा मिला जो आपको लाइफ लॉन्ग एक रोशनी दिखा सकता है, गाइड कर सकता है, और इसीलिए हमने कहा था कि आज की शाम एक एक लम्हा आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल काम का और आनंददायक होगा। तो अभी ये संध्या में आपके सम्मान की श्रृंखला आगे बढ़ानी है, इसलिए आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हम हमारे सबकी पैनलिस्ट तरफ से भी, आईबीसी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा उनने वो किया। सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद के लिए आप हैं सर।